हाय ऑल, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे कि पास्ट लेक्चर के अंदर हमने 67 तक कवर किया था, वैसे ही आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ 5 सेक्शंस को कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हमने अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखा है, जिसने जुडिशरी का अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया और जिन्होंने अपने लॉ कॉलेज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को कवर किया था अपने सेमेस्टर्स में, वहाँ पर हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को कई बार देखा था। पर थोड़ा सा जैसे ही हमारा सेमेस्टर खत्म होता है, जब हम पढ़ते हैं सेमेस्टर के लिए, तब हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट समझ जाते हैं और फिर भी हम पूरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझ पाते क्योंकि लॉ कॉलेज के अंदर इतना डिटेल में पूछा ही नहीं जाता और इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना लॉ कॉलेजेस में हमें टीचर्स दे पाते हैं ना हम खुद पढ़ के समझ पाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ यही होता है कि हम जैसे तैसे सेमेस्टर को कवर कर लें। तो यही चीज़ जुडिशरी में हम फॉलो नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को समझना पड़ेगा। इसको लेके अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे कि मेरे पीछे जो स्लाइड है वो ये बता रही है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 68 से 72 के बीच में है। उसी तरीके से अब हम चैप्टर को शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि चैप्टर 5 पे आ रहे हैं। चैप्टर 4 जो था वो हमने कवर कर लिया था हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर, उसमें 20 सेक्शंस थे। अब आज जो है हमारा वो है चैप्टर 5 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। इस वर्ड के अंदर हम सिर्फ इतना समझ पा रहे हैं कि किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, पर वो क्या है वो अभी हमें समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले ये लाइन कहीं पर भी लिखी नहीं है, ये मैंने अपने आप सोची है और मुझे लगता है कि ये इसके लिए परफेक्ट लाइन है कि जो चीज़ मेरी है मुझे दे दो वापस। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए एक आसान लाइन है। अब इसमें ये नहीं बोल रहा मैं कि सामने वाला व्यक्ति हमसे जोर ज़बरदस्ती से चीज़ ले गया है या हम कहीं रख के भूल गए और किसी को मिल गई है। बस आप इतनी सी लाइन पे फोकस करिए कि जो चीज़ मेरी है मुझे दे दो वापस। ये चीज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के 5 सेक्शन को बहुत आसानी से कवर कर लेगी। अभी कैसे कर लेगी वो समझते हैं। तो यहाँ पर बता रखा है कि व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो द वर्ड क्वासी मीन्स सूडो और पार्टली और ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग वो कॉन्ट्रैक्ट ही है, माना जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट है पर फिर भी वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसीलिए वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि ऑलमोस्ट लगभग वो कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टली यानी कि आधा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है पर आधा नहीं है, इसीलिए इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अभी क्या होता है वो मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे और तरीके से बताऊंगा, एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा, पर अभी जो बेसिक्स है वो समझना जरूरी है कि सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे रिलेशंस जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्रिएट हुए थे, उन रिलेशंस की वजह से अब हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे रिलेशंस बन चुके हैं कि अब हम उसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। अभी भी क्लियर नहीं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो हम समझेंगे आगे। दीज काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स टेक्स प्लेस बिटवीन पार्टीज हु हैव नो प्रायर कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स। हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहे थे, कोई दिमाग में हमारे लिए इस तरीके का इंटेंशन नहीं था कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो नो प्रायर कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स और इंटेंशन ऑफ गेटिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई इंटेंशन भी नहीं था कि हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। अभी भी समझ नहीं आया तो अब हम इसके एलिमेंट्स को समझेंगे। तो अब इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। इस एग्जाम्पल में ये होगा कि मैं एक लॉ कॉलेज में पढ़ता था, मैं एक हॉस्टल का स्टूडेंट था, यानी कि जिस लॉ कॉलेज में मैं पढ़ता था वहाँ पर एक हॉस्टल भी था उस टेरिटरी के अंदर। अब उस हॉस्टल में मेरा कोई पर्सनल सेपरेट रूम होगा नहीं, साथ में मेरे एक रूममेट भी रहता था। अब किसी रीज़न की वजह से मैं अपने घर चला गया और वहाँ पर फिर मैं जब अपने घर पे था तो मेरा कोई कुरियर था जो अमेज़ॉन से डिलीवर हुआ मेरे ही रूम के एड्रेस पे। तो अब जब वो मेरा रूममेट है उसने उस कुरियर को रिसीव कर लिया क्योंकि वो पहले से ही पेड था। अब यहाँ पर मान लीजिए मेरा जो दोस्त था उसने उस कुरियर को रिसीव कर लिया और अपने पास में रख लिया। अब उस कुरियर के पैसे किसने पे करे? मैंने। कॉन्ट्रैक्ट अमेज़ॉन का किसके साथ था? मेरे साथ। पर अब उस व्यक्ति ने ले लिया क्योंकि वो मेरा रूममेट है। यहाँ तक अभी भी चीज़ें खराब नहीं हुई हैं। अब मान लीजिए कि वो जब चीज़ है, मैं अपने हॉस्टल में जाता हूँ अपने घर से वापस, तो जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे पता है, मेरे फ़ोन पे दिख रहा है कि मेरी चीज़ डिलीवर्ड हो चुकी है इस लोकेशन के ऊपर, इस एड्रेस पे। और वहाँ पर जब मैं अपने रूम में जाऊँगा तो मैं अपने फ्रेंड को सबसे पहली बात जाके ये कह सकता हूँ कि भाई मेरा कुरियर कहाँ है, तो वो यही बोलेगा कि ये रहा। अब मान लीजिए वो नहीं देता है तो यहाँ पर ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं कि अब वो जो चीज़ उसने मेरी रिसीव करी है मेरे बिहाफ पे, वो चीज़ मुझे वापस दे दे। यही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था पर अब ऐसे रिलेशंस बन चुके हैं हमारे बीच में कि इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्योंकि अब उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, जो चीज़ उसने मेरी ले ली है वो अब मुझे वापस देगा। तो वही वाली लाइन है कि जो चीज़ मेरी है मुझे दे दो। तो यही चीज़ अब आगे एलिमेंट्स, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ये बता रखा है कि कोई इंडिविजुअल या लॉ किसी चीज़ को अगर रिकॉग्नाइज करती है
तो उसके अंदर ऐसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एक आदमी तो क्लेमेंट होगा, यानी कि मैं जाके क्लेम करूंगा कि मेरी चीज मुझे वापस दे दे भाई। देयर मस्ट ऑल्सो बी अ डिफेंडेंट हु विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड आस्क्ड टू पे द रेस्टिट्यूशन। मेरा जो फ्रेंड है वो डिफेंडेंट होगा ऐसे सूट के अंदर और रेस्टिट्यूशन के लिए लायबल होगा वो, यानी कि वो चीज मुझे देने के लिए लायबल होगा। तो डिफेंडेंट मस्ट बी विलिंग टू रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। मान लीजिए कोई एप्पल का आईफोन मैंने अपने हॉस्टल के एड्रेस पे डिलीवर कर दिया, तो साफ बात है लिखा है कि आईफोन 13 है, 60,000 का मोबाइल है, उसने देखा है, उसने यूज, मान लीजिए वो रख लिया उसने अपने पास में अपने कवर्ड के अंदर, तो यहाँ पर उसको पता है, उसने एक्नॉलेज किया है, उसने रिसीव किया है मेरे बिहाफ पे, उसको पता है कि इस प्रोडक्ट की या इस सर्विस की क्या वैल्यू है। और यहाँ पर यही क्वेश्चन है, पर उसने कोई एफर्ट्स नहीं करे मुझे वो चीज वापस रिटर्न करने की। तीसरी चीज ये है कि द कंप्लेनेंट नीड्स टू प्रूव द डिफेंडेंट दैट ही अर्नड अ रॉन्गफुल इनरिचमेंट, यानी कि जो चीज मेरी थी, मैंने पैसा दिया, मेरी ही वजह से वो वहां पर डिलीवर हुई, मैंने ऑर्डर किया था। अब जो मेरा फ्रेंड है उसने उस चीज को ले लिया, अब तो वो डिफेंडेंट हो गया ऐसे सूट के अंदर। तो अब उसको पता है कि एक रॉन्गफुल एनरिचमेंट हुआ है उसके तरफ से, कि उसने मेरी जो चीज है वो अपने पास रख ली। तो अब जो चीज है मेरी उसके पास में, मैं उसके लिए सूट फाइल कर सकता हूँ, कोर्ट में जा सकता हूँ, कह सकता हूँ कि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, हम नहीं चाहते थे कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस हमारे बीच में बने, पर स्थिति कंडीशंस ऐसी हो गई, मान लीजिए उस व्यक्ति ने क्यों रख लिया मुझे नहीं पता, पर अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो चीज है वो मुझे वापस मिल जाए। इसके लिए हमारे 5 सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, सारी पांचों बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेक्शन 68 को, वो बात कर रहा है नेसेसरीज की। अब नेसेसरीज क्या होती है? हर इंसान की लाइफ में अपनी अपनी नेसेसरीज होती हैं, नेसेसिटीज होती हैं, कि किसी व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान नेसेसरी लगता है, किसी व्यक्ति को गाड़ी नेसेसरी लगती है कि मैं बिना एक्टिवा बिना कार के मैं निकलता ही नहीं हूँ, किसी व्यक्ति को एक अच्छे सनग्लासेस होना नेसेसरी लगती है कि धूप में मैं निकलता हूँ तो मैं अच्छे सनग्लासेस पहनूं। हर व्यक्ति के हिसाब से एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहता है कि उसके लिए नेसेसरी क्या होगी, पर वो हर व्यक्ति के हिसाब से है। पर यहाँ पर देखा जाए कि अगर हम आम तौर पे सोसाइटी के तौर पे देखें तो नेसेसरीज क्या होती हैं। अब आप कहेंगे सर रोटी कपड़ा और मकान, जो मूवीज़ में भी बताया, बॉलीवुड की काफ़ी फेमस मूवी है पुरानी, उसमें बताया रोटी कपड़ा मकान, ये जीवन की 3 ऐसी मूलभूत चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति के पास में हो तो उसका जीवन आसानी से निकल जाएगा। रोटी खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए और मकान रहने के लिए, तीनों चीज़ें। पर यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर ये चीज़ें तीनों ही नेसेसरीज में काउंट नहीं होती हैं। अगर यहाँ पर आप सोच रहे थे कि ये तीनों चीज़ें नेसेसरीज हैं तो आप गलत हैं। अब आइए समझते हैं नेसेसरीज क्या होती हैं। तो सेक्शन 68 सिर्फ सिंपल से ये कह रहा है कि नेसेसरीज सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ऐसे व्यक्ति को नेसेसरीज दी गई किसी के द्वारा जो खुद, यानी कि जिस व्यक्ति को दी गई वो इनकेपेबल था। अब इनकेपेबल कैसे था? कोई व्यक्ति लुनेटिक हो सकता है, कोई इडियोटिक हो सकता है, कोई बच्चा माइनर हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये इनकेपेबल है लॉ के अंदर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। तो इन लोगों को, ये जो लोग मैंने आपको बताए, इन लोगों को अगर कोई नेसेसरीज दी जाएगी जो उनके लिए ज़रूरी थी, ऐसी चीज़ें उन्हें दी जाएगी, तो आप उनकी प्रॉपर्टी से ये चीज़ें बाद में क्लेम कर सकते हैं। उनको बोल सकते हैं, या उनका जो भी गार्जियन है, जो भी इनको उन्होंने ऑथोराइज कर रखा है, उसे कह सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी की अर्निंग से या इनकी प्रॉपर्टी की जो भी इनकम है, या प्रॉपर्टी अगर ये बेचते हैं तो उससे जो पहले मैंने चीज़ें दी हैं मुझे उस चीज़ का तो भुगतान कर दीजिए। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है कि इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ल्यूनेटिक, माइनर, या फिर कोई मेंटली इनकेपेबल है जो अपने आसपास की सराउंडिंग को ही नहीं पहचान पा रहा, पता नहीं चल रहा कि ये कैमरा है, सामने लोग बैठे हैं, ये माइक होता है, पीछे बोर्ड होता है, उसे कुछ पता नहीं है कि खाना क्या होता है। वो सिर्फ एक तरफ से है कि उसे इतना पता है कि मैं हूँ या नहीं, उसे इतना भी ज्ञान नहीं है। तो मेंटली उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ख़त्म है, वो सराउंडिंग को ही नहीं पहचान पाता। तो ऐसे व्यक्ति को भी अगर आप कोई नेसेसरी सप्लाई करेंगे तो ये आपका राइट है, ये एक तरीके का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने दे तो दी, पर अगर आप चाहते हैं तो आप उनकी प्रॉपर्टी से वापस से क्लेम कर सकते हैं। कल को उस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम आती है, उनकी कोई प्रॉपर्टी है, या वो प्रॉपर्टी कल को बेच देते हैं तो हम उससे वापस से अपनी चीज़ों का भुगतान ले सकते हैं। supplies necessary supplies to such a person even if he is entitled to get a reimbursement, यानी कि वो पर्सन entitled है कि उसे reimbursement मिले from the property of the person who is incapable in this situation। एग्जाम्पल के साथ में बिल्कुल सही है। necessaries does not mean bare necessities of life, यानी कि ये वो necessities नहीं है कि रोटी कपड़ा मकान, जैसे कि फूड क्लोथ शेल्टर एक्सेट्रा, बट मीन्स सच थिंग एज में बी नेसेसरी टू मेंटेन अ पर्सन, यानी कि ऐसी चीज़ें जो किसी व्यक्ति को एक जीवन जीने के काम में आती है, मेंटेन अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशंस इज लाइफ। अब यहाँ पर स्टेटस और रिकॉर्ड, यानी कि एक पंखा
एक तरीके की नेसेसरी है। अगर बहुत गर्मी पड़ती है किसी शहर में तो वो एक नेसेसरी है यहाँ पर कोई लग्जूरियस आइटम जो है वो नेसेसरीज में नहीं आएंगे, यानी कि एसी, एक गाड़ी जो छोटी है बट काम चल रहा है। पर अब आप रोल्स रॉयस गाड़ी मांगने की कोशिश करेंगे या फिर कोई और ऐसी महंगी गाड़ी मांगने की कोशिश करेंगे तो वो लग्जूरियस आइटम में आते हैं, वो नेसेसरीज नहीं हो सकती किसी की लाइफ की। तो ऐसी चीज़ें जो नेसेसरी देख के हमें सोसाइटी में लगता है कि हो सकती हैं, जो उनकी कंडीशंस और स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं, एक पंखा, एक आरओ पानी का, ऐसी चीज़ें, एक रेफ्रिजरेटर, ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत महंगा रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर, तो ऐसी चीज़ें अकॉर्डिंग टू इस कंडीशन इज लाइफ आर्टिकल्स ऑफ मियर लग्जरी आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो लग्जूरियस आर्टिकल्स ऑफ यूटिलिटी आर इन सम केसेस अलाउड। द इन्फेंट मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, यानी कि जिस व्यक्ति को हम ये चीज़ें दे रहे हैं वो पहले से ही उसके पास अगर नेसेसरीज हैं और हम फिर भी जाके उसे दे रहे हैं तो यहाँ पर फिर वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसे ज़रूरत थी, हमने दे दी, अब हम बाद में चाहते हैं कि उससे हम रीइंबर्स करा लें तो हम करा सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी के द्वारा। उसको जाके हम झंझोल नहीं सकते कि हम मेरे पैसे निकाल, ठीक है, उनकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसके थ्रू हम चीज़ें रीइंबर्स करा सकते हैं। द रूल इज एप्लीकेबल वेदर और नॉट द पर्सन डज हेल्प ऑफ इनकेपेबल पर्सन बिकॉज ऑफ एन अल्टीरियर मोटिव और प्योरली आउट ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी कि अगर व्यक्ति का कोई ऐसा मोटिव था पहले से ही कि मैं इस व्यक्ति को नेसेसरी सप्लाई कर दूंगा और बाद में ले लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका था तो भी चलेगा, आपको चीज़ें फिर भी मिलेगी जो आपने दी हैं, या फिर आपने प्योरली आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि या तो अल्टीरियर मोटिव था जो मैंने बताया, या ह्यूमैनिटी की पर्पज से कि यार ये बेचारा कैसे रह रहा है, इनको कैसे रह रहे हैं, मैं इनको सप्लाई कर देता हूँ नेसेसरी। तो अगर ह्यूमैनिटी के ग्राउंड्स पे मैंने सप्लाई किया तो तब भी मैं इंटाइटल टू सेक्शन 68 के अंदर अपनी चीज़ों को वापस रीइंबर्स कराने के लिए। अब यहाँ पर सेक्शन 69 जो है वो हमारा सेकंड है सेक्शन, जो कहता है कि पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अब मेरा एक गांव में मकान था, अब उस मकान के अंदर मैं रहता था, पर अब मुझे शहर में शिफ्ट होना था तो मैंने बोला मैं शहर चला जाता हूँ, अब इस मकान को किराए पे दे देता हूँ। तो एक व्यक्ति था, मैंने उसको ये मकान किराए पे दे दिया। अब वहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, पर अचानक से मेरे पास में शहर में एक नोटिस आता है कि आपने अपने गाँव वाली प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाया। और मेरे पास में सफिशिएंट रुपए नहीं थे या सफिशिएंट मेरी कंडीशंस नहीं थी लाइफ के अंदर कि मैं उन पैसों को चुका सकूं। तो मैंने अपने टेनेंट को कहा कि सर 1 तारीख तक रूम खाली कर देना, अभी 15 दिन है, क्योंकि मेरे पास भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है चुकाने के लिए, तो शायद गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी को सीज कर दे। तो टेनेंट को लगा कि यार मैं बहुत मुश्किल से मकान ढूंढ पाया हूँ, मैं कैसे रहूँगा, कहाँ रहूँगा। तो उसने बोला कि ठीक है सर मैं देखता हूँ। फिर अचानक से उसने एक दिन जाके मेरा जो प्रॉपर्टी टैक्स था वो ऑफिस में जाके जमा करा दिया, गाँव में जो भी ऑफिस था वहाँ पर। अब मुझे पता चलता है कि मेरे टेनेंट ने वो प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा दिया, मेरी प्रॉपर्टी पे अब कोई टैक्स नहीं है, जो भी साल का टैक्स होता था उसने जमा करा दिया। अब यहाँ पर वो टेनेंट था, मैं लैंडलॉर्ड था, मेरी ज़मीन थी, मेरा मकान था, पर चुकाया किसने? टेनेंट ने। तो अब वो टेनेंट भी मुझसे रीइंबर्स करा सकता है उस प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी टैक्स, जो रुपए उसने लगाए हैं वो चाहेगा और उसको मिल सकता है किसके अंदर? सेक्शन 69 के अंदर। अब सेक्शन 69 कहता है कि इफ अ पर्सन पेज द मनी ऑन समवन एल्स बिहाफ, यानी कि मेरे बिहाफ पे मेरे टेनेंट ने पैसा दिया था, द अदर पर्सन इज बाउंड टू पे बैक द मनी, यानी कि अब मैं बाउंड हूं कि मैं पे बैक करूं वापस मनी को एंड रीइंबर्स द पर्सन बाय लॉ। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई। एग्जाम्पल, टेनेंट पेड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। अब हम आते हैं सेक्शन 70 पे। अब सेक्शन 70 के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ जो मेरी व्यक्तिगत लाइफ से इंस्पायर्ड है। अब इस एग्जाम्पल में मतलब यही मैं कहूँगा कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे जो चाचा जी हैं वो मेरी एक्टिवा, यानी कि जो मेरे पिताजी के नाम से रजिस्टर्ड थी, वो एक्टिवा लेके वो बाजार घूमने गए। ठीक है, तो अक्सर जॉइंट फैमिली में ऐसे होता है कि गाड़ियों पे ऐसा नहीं होता कि ये मेरी है तेरी है, जो है वो सबका है। और मेरे को लगता है लाइफ में यही रूल होना चाहिए कि जो चीज़ें हैं ना वो सबकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तेरी है। फिर हम इंसान किस तरीके से हुए? तो जो चीज़ें पहले चली आ रही थी ना, आजकल के ज़माने में वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। मतलब लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत खत्म हो चुका है, आपस में ही रिश्तेदार एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो टचवुड यहाँ पर ऐसी मेरी फैमिली में नहीं है। तो मेरे जो चाचा जी हैं वो मेरे पिताजी, हम जो एक्टिवा थी हमारी वो लेके गए। तो अब पता चलता है कि एक शॉप के बाहर उन्होंने एक्टिवा खड़ी करी थी और फिर वो अंदर चले गए थे। वो 1 घंटे बाद जब बाहर आए तो एक एक्टिवा खड़ी तो थी पर वो हमारी नहीं थी। उन्होंने चाबी डाल के उसे खोलने की कोशिश करी, खुली नहीं। अब मेरी जो एक्टिवा थी वो 10 साल पुरानी थी। तो 10 साल होता है कि 10 साल में हम कहीं सैकड़ों बार एक्टिवा को खोलते हैं, बंद करते हैं, और उसके बाद में
वो चाबी जो होती है फ्री हो जाती है। अब चाबी निकालो, चलते चलते चाबी गिर जाती, कभी गाड़ी चालू है हम जा रहे हैं और खड्डों में से चाबी निकल के गिर गई। तो उस तरीके का उसका लॉक हो चुका था। वो 10 साल पुरानी एक्टिवा थी, शायद इंश्योरेंस में उसकी कीमत 15,000 20,000 रुपये बची होगी। तो उस समय फिर ये होता है कि वो जैसी शॉप से बाहर आते हैं, एक वाइट कलर की सेम कलर की एक्टिवा खड़ी तो थी पर वो हमारी नहीं थी, क्योंकि उसमें जब उन्होंने चाबी डाली तो हमारी नहीं थी। अब हम लोग आके कहाँ नंबर चेक करते हैं कि बार बार घर के बाहर आ रहे हैं, अच्छा मेरी गाड़ी है, सेम कलर की गाड़ी है, हम लोग खोलने की कोशिश करते नहीं खुलती, था हमें पता पड़ता है ये हमारी गाड़ी है ही नहीं। तो उन्होंने भी एक रीजनेबल आदमी के जैसे गए, उन्होंने चाबी डाली, नहीं खुली, तो फिर उन्होंने देखा कि ये तो हमारी एक्टिवा है भी नहीं। फिर उन्होंने फ़ोन किया घर पे कि शायद हमारी एक्टिवा चोरी हो गई। तो मेरे पिताजी काफ़ी चिल इंसान है, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम कंप्लेंट लिखा देंगे, रात के 10 बज चुकी है, आप घर आ जाओ, मैं किसी को भेज देता हूँ आपको लाने के लिए, हम सुबह कंप्लेंट लिखा देंगे कि भाई एक्टिवा चोरी हो गई। पर मुझे ऐसा था कि मेरे काफ़ी ना वैल्यूज़ जुड़ी थी। मेरे पिताजी ने वो पहली एक्टिवा मुझे गिफ्ट करी थी जब मैं शायद ट्यूशन जाता था, 10th में था। तो ऐसा तो वैसे लीगल एज नहीं है, पर हम लोग ऐसा होता है कि छोटे मोटे काम के लिए आसपास ही ट्यूशन था, तो तब मुझे काफ़ी उसमें से मेरी वैल्यूज़ और सेंटिमेंट्स जुड़े थे उस एक्टिवा से, तो मैं काफ़ी परेशान हुआ। अब मैं उस समय शायद 3rd या 4th ईयर, 2nd ईयर में था, लॉ स्टूडेंट था मैं। तो एक होता है कि लॉ स्टूडेंट का दिमाग ना एक आम आदमी से ज़्यादा तेज चलता है। ये देखा नहीं गया, किसी स्टडी में प्रूफ किया कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट उनसे बोला कि आपने आसपास कोई और एक्टिवा खड़ी? उन्होंने बोला हाँ खड़ी है, सेम कलर की है, पर वो अपनी नहीं है। मैंने कहा कि आप उसका नंबर फ़ोटो खींच के मुझे भेज दो। तो उन्होंने वो नंबर मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के भेजा। एक ऐप्स आजकल बहुत सारे आ गए हैं, उस समय भी था, तो RTO का एक ऐप था, मैंने उस पर नंबर सर्च किया। अब मेरा जो शहर है वहाँ पे आई थिंक सिर्फ 1.5 या 2 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, और अगर आपके पिताजी थोड़े बहुत भी सोशल हैं, ज़्यादा ऐसे शहर, छोटे शहरों के बारे में बता रहा हूँ, तो अक्सर गांव में और छोटे शहरों के अंदर आपके पिताजी को मेजॉरिटी लोग जानते हैं, या तो डायरेक्टली या वाया। तो मैंने ऐसे करके सर्च किया। अब फेसबुक का काफ़ी क्रेज़ भी था उस टाइम पे, तो लोग फेसबुक पे 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार फ्रेंड्स बनाते थे, मतलब नहीं जानते तो भी फ्रेंड्स बना रखा है। अब मैंने उस नंबर को सर्च किया, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी, पता चला। फिर मैं मेरे पिताजी के व्हाट्सएप फेसबुक पे गया, मैंने उस आदमी का नाम सर्च किया। अब उस आदमी का नाम सर्च किया तो पता चला कि एक परिचित, वाया परिचित व्यक्ति की ही एक्टिवा है जो अब वहाँ खड़ी है। तो मैंने पापा को कहा कि पापा आप इन व्यक्ति को जानते हो, ये फ़ोटो है, इनकी DP है। तो पापा ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं वाया जानता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है वो इनको जानता है। तो उन्होंने उसको फ़ोन किया, उनके फ्रेंड को, और उनके फ्रेंड ने फिर उस आदमी को फ़ोन किया जिसकी एक्टिवा भी वहाँ खड़ी थी, उसको कहा कि सर आपकी एक्टिवा कहाँ है? तो उसने कहा कि मेरा एक्टिवा मेरा बच्चा लेके गया, यानी कि वो जो व्यक्ति था जिसकी एक्टिवा थी उनका बच्चा उस एक्टिवा को लेके गया था। तो हमने बोला आप अपने बच्चे से पूछो कि वो कहाँ लेके गया एक्टिवा का। तो उसने कहा कि पापा मेरे पास में है, मैं चला रहा हूँ, यानी कि वो बच्चा ही झूठा था, ठीक है, उस व्यक्ति का बच्चा ही झूठा। वो बोला पापा मैं एक्टिवा लेके चला रहा हूँ उसे, जबकि वो एक्टिवा मेरे चाचा जी के सामने वो नज़रों पे वहाँ खड़ी थी और हमारी एक्टिवा वहाँ गायब थी। तो यहाँ पर वो जो बच्चा था वो झूठ कह रहा था अपने पापा से, और जबकि वो एक्टिवा हमारी लेके गया था, गलती से उसकी चाबी से हमारी एक्टिवा खुल चुकी थी, और वो व्यक्ति हमारी एक्टिवा लेके गया। और उसके बाद में जब उसके पिताजी का फ़ोन आया तो उसको टेंशन हुई कि यार ये क्या बात हो गई, मेरी एक्टिवा है। तो उसको भी पता चला कि भाई मैं चला रहा हूँ। अब कई लोग अक्सर इतने ज़्यादा पता नहीं किन चीज़ों में व्यस्त रहते, मेरी तो अगर पेंसिल भी खो जाती थी तो मुझे पता चल जाता था कि मेरी पेंसिल आज खो गई स्कूल में। तो यहाँ पर किसी की एक्टिवा को आप 10-10, 20-20 किलोमीटर तक चला रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये मेरी वाली है ही नहीं। तो उनके बच्चे को भी शायद यही हो गया, मिस्टेक हो गई, कहीं से मिस्टेक इफेक्ट किया, यार शायद मेरी एक्टिवा है। तो फिर उसे पता चला कि ये मेरी एक्टिवा नहीं, मेरी एक्टिवा तो उसी दुकान के बाहर खड़ी है। फिर वो लेके आया वहाँ पर उस एक्टिवा को, और हमारी एक्टिवा को वहीं पार्क किया और खुद की एक्टिवा लेके चला गया घर, और अपने पिताजी को ये कह दिया कि पापा मेरे पास में तो अपनी ही एक्टिवा थी। हमने भी इस बात को मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी कि आपको बच्चा कितना पागल दिमाग से, कि उसे यही नहीं पता पड़ रहा कि वो किसी और की गाड़ी लेके चला गया, उसने 20-25 किलोमीटर चला दी है उस गाड़ी को। तो यहाँ पर ये चीज़, ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, अब यहाँ पर हम अपनी एक्टिवा लेके घर आ गए थे। अब ये जो चीज़ थी, ये देखा जाए तो हर ऐसा व्यक्ति कौन 25-30 किलोमीटर के पैसे मांगेगा कि भाई साहब आपने मेरी एक्टिवा ली है, अब मेरे पेट्रोल के पैसे दो, 1 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया, एक एक्टिवा का इतना ही एवरेज होता है, तो मेरे सर पैसे वापस दे दो। तो ये तो हम करते नहीं है। पर अगर मान लीजिए कि अगर हम उससे पैसे मांग लेते तो वो फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, क्योंकि ऐसे रिलेशंस क्रिएट हो चुके थे कि उसने एक्टिवा यूज़ करी, पेट्रोल यूज़ किया, इनकन्वीनियंस कॉज करी। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है कि जो चीज़ें हम चाहते नहीं थे कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बने, वो चीज़ें अगर बन जाती हैं तो अब हम उससे रीइंबर्स करा सकते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो यही चीज़ सेक्शन 70 बताएगी कि परफॉर्मिंग अ नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट और एनीवन एंड द पर्सन इन द रॉन्ग ग्रेशियसली यूजेस द गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज लाइबल टू पे।
इसके बाद में सेक्शन 71 है। सेक्शन 71 कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर किसी व्यक्ति को रोड पे चलते हुए कोई गुड्स मिल जाते हैं, या फिर मान लीजिए कि अगर किसी सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ पर कोई चीज़ डिलीवर होती है और कोई व्यक्ति गेट के बाहर डिलीवरी बॉय उस चीज़ को रख के चला जाता है, और दूसरा कोई पास में जो रहता है व्यक्ति अगर उस चीज़ को उठा के अपने घर में ले लेता है, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इस चीज़ को जो वो घर में लेके गया उसे इस तरीके से ट्रीट करे कि जैसी वो उसकी खुद की है। अब ऐसा नहीं कि जैसे कोई फ़ोन अगर डिलीवर हो गया किसी पड़ोस में किसी व्यक्ति का और हम उसे ले लेते हैं, तो हम उसे उसी सम्मान से अपने घर में रखें कि जिस तरीके से हम अपने किसी चीज़ को रखते हैं। अब हम जाते हैं उसको घर पे जाके फेंक नहीं देते कि भाई फेंक दो, हमारी नहीं है, किसी और की है। तो ऐसी चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक व्यक्ति रीजनेबली प्रूडेंट मैन यही चीज़ करेगा। तो यहाँ पर जब भी वो व्यक्ति अपने घर में आता है जिसकी जो चीज़ थी जो वो नहीं था, जिसकी वजह से डिलीवरी बॉय उसके घर के बाहर रख के गया, तो वहाँ पर वही वो एक्सपेक्ट करता है कि जब वो घर आए अपने पड़ोस में जो व्यक्ति उससे मांगे तो वो उसे दे दे। तो यहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स कि इफ अ पर्सन फाइंड्स एन आइटम दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स एंड डिसाइड्स टू टेक देम इनटू देयर कस्टडी, द फॉर्मर पर्सन यानी कि जिस व्यक्ति की है टू अधीर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, द फॉर्मर पर्सन यानी कि जो व्यक्ति उससे लेके गया है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेकिंग गुड केयर ऑफ द गुड्स, की इस तरीके से केयर करे गुड्स की जैसी वो उसकी खुद की है, एंड नॉट अप्रोप्रिएटिंग द गुड्स एंड रिटर्निंग इट बैक टू द ओनर इन द सेम कंडीशंस, यानी कि जिस कंडीशन में वो चीज़ आई थी उसी कंडीशन में उसे दे दी जाए वापस से। तो कुरियर डिलीवर्ड रूममेट रिसीव द पार्सल, यही वो एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पर सोसाइटी के तौर पर बता दिया। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 72 के पैसों के बारे में बात कर रहा है कि मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्जन। ये हमने पहले भी कवर कर रखा है, जैसे कोएर्जन का हमने सेक्शन किया था कंसेंट, फ्री कंसेंट के अंदर, तो उसमें ये बताया कि अगर कोएर्जन से कोई चीज़ ले ली जाती है तो उस चीज़ को रिटर्न करना है, ये ऑब्लिगेशन सेक्शन 72 के अंदर आती है। वैसे ही मिस्टेक के अंदर तो यहाँ पर यही बताया है कि अगर कोई व्यक्ति इफ अ पर्सन फाइंड्स दे रिसीव मनी फ्रॉम समवन एल्स बाय मिस्टेक, मिस्टेक के थ्रू, यानी कि मैं यूपीआई कर रहा था किसी और व्यक्ति को, मेरे किसी फैमिली के मेंबर को, और गलती से किसी और व्यक्ति को चला गया, तो अब यहाँ पर मैं सेक्शन 72 के अंदर कोर्ट में जा सकता हूँ, जो कह सकता हूँ कि जो पैसा मैंने गलती से सामने वाले को यूपीआई कर दिया उस पर उसका कोई भी लीगल राइट नहीं है, ये मुझसे बाय मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, मैं किसी और सिचुएशन में था और मैंने गलती से वहाँ पर कर दिया। तो सेक्शन 72 में यहाँ पर मेरा और उस व्यक्ति का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, हम दोनों आपस में एक दूसरे से एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस के अंदर बाइंडिंग है जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर इफ अ पर्सन फाइंड्स दैट दे रिसीव्ड मनी फ्रॉम समवन बाय मिस्टेक or because of the fact that they were under coercion, then the former is liable to repay or return the money that recovered in the due course। तो एक काफी इंपॉर्टेंट केस है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जो मैं आपको बताता हूँ, जो आप अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। हरिराम सेठ कांडसरी वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स, यानी कि खंडसरी क्या कहते हैं, अब कहीं और किसी तरीके से प्रोनाउंस करेंगे पर इसको खांडसरी कह सकते हैं। अब खांडसरी क्या होता है, मतलब हम शुगर, अगर आप लोगों को पता हो कि शुगर फैक्ट्रीज में बनती है, तो शुगर हमारे घर पे जब आती है तो वो एक वाइट कलर के फॉर्म में आती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हम उसे ही शुगर मानते हैं और अमूमन लोगों को इतना ही पता होगा कि यही शक्कर होती है या यही चीनी होती है। तो यहाँ पर जो शुगर होती है वो उसका असली कलर होता है जब वो रॉ फॉर्म में होती है, जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसी शुगर का वो होता है ब्राउनिश कलर का, और अगर जब हम उसे काफ़ी बार केमिकली ट्रीट करते हैं तब वो वाइट कलर की हो जाती है। इसीलिए काफ़ी सारे जो फिटनेस एंथुसियास्ट होते हैं वो यही कहते हैं कि वाइट शुगर जो है जो हमारे घर में आ रही है, जो हमें राशन की दुकान से मिल रही है, उन चीज़ों को अवॉइड करो, ये हेल्थ पे काफ़ी गलत इफेक्ट करती है। तो इसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं, ये जो शुगर होती है वो बिल्कुल ब्राउनिश फॉर्म में होती है तब तक ही वो प्योरेस्ट फॉर्म की होती है, और जब वो काफ़ी बार केमिकली ट्रीट करी जाती है तो सोचिए जो केमिकल से ट्रीट करी है वो हमारे शरीर में कितना नुकसान पहुंचाएगी। अब कई बार कई लोग कहते हैं कि आप 3 महीने 2 महीने शक्कर छोड़ के देखिए, आप अपनी बॉडी में खुद चेंजेस फील करेंगे। तो कई लोग जो ये रिसर्च कर रहे हैं जिनको इसकी नॉलेज है, तो वो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं कि शुगर जब घर तक आती है तो कितनी खराब होती है। तो ये चीज़ अलग थी, ये केस से रिलेटेड नहीं है, पर मैं बता रहा था कि खांडसरी क्या होता है। अब इसके बाद में इस केस का नाम भी यही था कि जो एप्लीकेंट था उसको टैक्स देना था, यानी कि वो खांडसरी शुगर के रॉ फॉर्म का बिजनेस करता था, उसकी फैक्ट्री थी, तो वो जो टैक्स था वो 4 क्वार्टर में जाता था, यानी कि एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने करके टोटल 12 महीने होते हैं, तो 4 क्वार्टर में पूरा 1 साल हो जाता है, समझे। तो यहाँ पर उस हर क्वार्टर में वो 2% का टैक्स देता था। मान लीजिए 1000 रुपए अगर उसने कमाए हैं 3 महीने के अंदर, तो 2 रुपए वो दे देगा टैक्स के अंदर, तो 2% का उसकी टैक्स रेट थी। अब अचानक से जब 4th क्वार्टर में वो अपना टैक्स चुकाने के लिए फॉर्म वॉर्म भरता है, तो वो गलती से 2% की जगह 4% का टैक्स चुका देता है। 1000 रुपए अगर उसका एग्जाम्पल
उसका अगर प्रॉफिट हुआ था या टर्नओवर हुआ था तो वो 4% का टैक्स चुका देता है। तो यहाँ पर अब 2% यानी कि 2 रुपये उसने ज़्यादा चुका दिए कमिश्नर सेल्स टैक्स के अंदर, तो वो उसके पास में ये लीगल राइट है कि वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें कि कोई उसका दिमाग में नहीं था कि वो ऐसी कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशंस करेगा कि एक्स्ट्रा जो चुकाए हुए रुपए की कि ऐसा कुछ उससे गलती हो जाएगी। अब यहाँ पर उस व्यक्ति से मिस्टेक हो गई, जो कि हमारा सेक्शन 72 है, मिस्टेक की वजह से उसने पैसा दे दिया गलती से किसी को, तो अब यहाँ पर वो 2% रुपए जो 2 रुपए थे वो सेल्स टैक्स जो है यहाँ की, यानी कि उनके कमिश्नर उनकी लीगल राइट है कि वो 2 रुपए उनके अकाउंट में फिर से ट्रांसफर करें। अब कई लोगों को जिनको इनकम टैक्स की नॉलेज होगी, जब भी हम अपना इनकम टैक्स यानी कि टैक्स बेनिफिट्स के लिए अपना इनकम टैक्स मार्च के एंडिंग में भरते हैं और गलती से हम अगर ज्यादा भी भर देते हैं तो इनकम टैक्स ऑफिस जो होता है मुंबई में वो हमें विथ इंटरेस्ट, जो भी उनका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के साथ में हमें वो पैसे रिफंड कर देते हैं, क्योंकि वो पैसे हमने गलती से उन्हें दिए हैं। ये पैसे हमारी जो इनकम है उसके हिसाब से नहीं दी गए, ये पैसे गलती से उनके वहाँ पे फाइल हो गए हमारी वजह से, तो वो जो पैसा है वो हमें रिटर्न कर देते हैं और कई बार इस पर हमें इंटरेस्ट भी मिल जाता है। तो यही चीज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है कि मिस्टेक की वजह से हमने पैसा पे कर दिया। ये सेक्शन 72 का काफी प्राइम और लैंडमार्क केस है। तो यहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के जो 5 सेक्शन थे वो हमने कवर कर लिए। इसके बाद में सिर्फ 3 सेक्शन बचे हैं, जो कि है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 73, 74, 75। उसके बाद में हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद में जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स का एरिया है, यानी कि 70% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे यहीं पे अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।